नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस मौजू पर अब पूरा पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है, इस बारे में हम पूरा साल वक्तन फ़वक्तन बात करते रहें। मौसमियाती तब्दीली, पाकिस्तान में पानी के ज़ख़ीरों की गैर मौजूदगी, पाकिस्तान के अंदर सैलाबी कैफियत से बचने के लिए जो तदाबीर होनी चाहिए वो नहीं हुई हुई। पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो मौसमियाती तब्दीली, ज़्यादा बारिशें, तेज़ हवा या इस तरह की कोई भी कंडीशन हो जैसे बर्फ़बारी का ज़्यादा अरसे तक होना, उसके लिए तैयार नहीं। इसकी वजह से हर साल तकरीबन हम ये देखते हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है, लेकिन हर चंद साल के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तीसरी दफ़ा पाकिस्तान पिछली 1.5 दहाई में इस तरह की सिचुएशन का सामना कर रहा है जहाँ पर सैलाबी कैफियत भी है, बारिशें भी ज़्यादा हुई हैं और उसकी वजह से जानी और माली नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे आपके तसव्वुर से भी बाहर। पिछली मरतबा पाकिस्तान ने शाह महमूद कुरैशी साहब भी वज़ीर ख़ारजा थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और उन्होंने बताया था कि कितना रकबा पाकिस्तान का पानी के नीचे है, यानी दरिया के पानी के, सैलाब के पानी के या बारिशों के पानी की वजह से मुतासिर हुआ है। इस दफ़ा भी मेरे ख़्याल से कोई इसी तरह का बयान जारी किया जाएगा, और जिस तरह गैर संजीदगी से माजी में इन तदाबीर को लागू करने के मुतालिक हुकूमतों की अप्रोच रही है, इस दफ़ा मेरे ख़्याल से बाहर के लोग पैसे भी नहीं देंगे। वो इसलिए ज़्यादा पैसे नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान संजीदगी से इस मसले को लेकर नहीं चलता। जो पैसे दिए जाते हैं उनका सही से इस्तेमाल नहीं करते, और इतने साल गुजर जाने के बावजूद न डैम बनाते हैं, न पानी का ज़ख़ीरा बनाते हैं, न कनाल निज़ाम में बेहतरी लेकर आते हैं, न कुदरती पानी की गुज़रगाहें जो हैं उनको खाली करके निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, रिहेबिलिटेशन भी सही से नहीं करते। तो इस सूरत में या इस सूरत हाल के अंदर आप मुझे बताएं कि क्या किया जाए। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए, पहले भी प्रोग्रामों के अंदर इसका जिक्र करता रहा। कराची कोयटा लिंक, आज ही बल्कि किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया साहब कोयटा से यहाँ किस तरह आएँ, कैसे आएँ, कराची किस तरह आएँ कोयटा से। कराची का जो बुनियादी रास्ता है बलूचिस्तान की तरफ जो जाता है, इट इज़ नाउ इनंडेटेड। दीगर गांव देहात जो अंदरून सिंध के अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर भी इनंडेशन है, पानी आ गया है, कहीं पे पानी खड़ा हुआ है, कहीं पे फ्लड वाटर की वजह से सड़क डिस्ट्रॉय हो गई है, कहीं पे फसलें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, कहीं पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब 12 हमारे प्रोग्रामों में आते हैं। वैसे मौजू तो मईशत है, लेकिन मईशत से ही जुड़ी हमारी माशरत भी है, सियासत भी है, और रूरल इकॉनमी के ऊपर इनकी बड़ी गिरफ्त है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर बड़ी बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से उसका बहुत जो है लिंक है। वेलकम करता हूँ आपको शो में डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, अब बात जो सबसे बुनियादी है वो ये है कि ये कोई पहली मर्तबा हुआ नहीं, क्योंकि देखें बारिश हर साल होती है और हर साल लोग यही कहते हैं कि इस दफ़ा पिछले साल से ज़्यादा बारिश हुई। चलो ये बात तो एक हो गई कि ज़्यादा हुई या कम हुई, अब तो हमारे पास साइंसी तरीक़ाकार है जिससे पता लग सकता है कि किस साल कितनी बारिश हुई, लेकिन तैयारी कितनी की ये आप अपनी नंगी आँखों से भी देख सकते हैं, यानी विद योर नेकेड आइज़ आप ये चीज़ें देख सकते हैं। जी 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 आप बताओ, मैं तकरीबन 2017-18 फ्रांस गया, तो मैंने वहाँ पे फ्लैट लिया एक। जब फ्लैट लिया तो उसके ऊपर वो मुझे कुछ थोड़ा सा बता रहे थे कि जी आपका जो बिल्डिंग है वो मेरी नाले के ऊपर थी। वैसे तो उसको वो दरिया कहते हैं, जो कि वो हमारे यहाँ दरिया बड़े होते हैं जी। तो वो मुझे जो पटवारी साहब हैं, क्योंकि हमारी ज़बान में पटवारी कहते हैं उनको, वो जब रजिस्ट्री वगैरह के ऊपर सिग्नेचर होने लगे तो मुझे कहते हैं कि आपका जो मकान है ना वो बड़ा हाई रिस्क पे है, फ्लैट जो आपका, मैं पूरी बिल्डिंग। तो मैं फ्लैट जो था मेरा वो 11वीं मंजिल पे था, तो मैंने कहा सर क्या मतलब, कहते हैं सैलाब आएगा।
लेकिन फिर हंस भी पड़ा, वो कहता है चूंकि सैलाब आएगा तो आप वैसे भी 11वीं मंजिल पे हैं तो आपको कितनी परेशानी नहीं होगी। तो मैंने कहा जी सैलाब आएगा कब? उसने कहा जी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 40 या 45 सालों बाद आएगा। 1980 में वो बिल्डिंग बनी थी, तो मुझे 2017 में वो कह रहा है कि आप हाई रिस्क बिल्डिंग में रहते हैं या आप जो फ्लैट ले रहे हैं वो हाई रिस्क बिल्डिंग में है और 40 से 45 साल बाद फ्लड आएगा, लेकिन वो फ्लड जो है आपके फ्लैट तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि आप 11वीं मंजिल पर रहते हैं। बात करने का मकसद ये है कि मेरा पूरा मुल्क जो है वो हाई रिस्क पे है। कैसे? आधा मुल्क मेरा तबाह बर्बाद हो रहा है खुश्क साली की वजह से, आधा मुल्क है मेरा वो तबाह हो रहा है इन सैलाब की वजह से। और आपकी दफा जो सैलाब आया है वो तो मैं समझता हूँ कि 80 to 90% जो पाकिस्तान है वो सैलाब शुदा है। देखें सिंध में सैलाब है, पंजाब में सैलाब है, बलूचिस्तान में सैलाब है, KPK में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, अब कश्मीर जो है वो आपका पानी में डूबा हुआ है। तो ये जो प्लानिंग मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट या उसके जो मुतलका अदारे हैं, क्या ये जैसे वहां 45 साल की फोरकास्टिंग की गई है तो क्या ये कम से कम 1 साल पहले जो है इस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं कर पाते ताकि लोगों को आने वाली मुसीबत है उसके बारे में आगाह किया जाए? कम से कम माली नुकसान तो फिर भी चलो आपका किसी ना किसी हद कवर कर लेंगे, लेकिन जो जानी नुकसान हो रहा है वो कहां से कवर करेंगे? बड़ी ज़रूरी बात की डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ने कि हमारे यहाँ एक ऐसा निज़ाम ज़रूर वज़ा होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि मौसमियाती तब्दीली कितनी तेज़ी से रोनमा हो रही है और उसकी वजह से पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आपको पता है फोरकास्टिंग तो दूर की बात, फोरकास्टिंग से भी आगे चीज़ है। वैसे एक मैं चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मिसाल दी, मैंने कहीं सुना, कहीं पढ़ा या तस्वुर किया कि एक ऐसी कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो बरसात के मौसम में छतरियाँ ना ख़रीदे। आप मुझे ख़ुद बताइए कि पाकिस्तान के अंदर लोग सबसे नए से नया टेलीफोन भी ख़रीद लेते हैं, पैसों के आते ही गाड़ी भी ख़रीद लेते हैं, लेकिन एक छाता या छतरी नहीं ख़रीदते। इनकी मेंटेलिटी ही कुछ इस तरह की डिवाइस हुई है पाकिस्तान में कि बारिश को संजीदगी से ना लेना, और इसकी वजह से बड़ा मसला होता है। क्या कहते हैं आप? ये आप मेरे हम थोड़ा हिस्ट्री में चले जाए, मुगलिया दौर के बाद देखें आप, जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो मेरे ख्याल उससे पहले, चूंकि वो हिस्ट्री ये कहती है कि वो लोग चूंकि पहाड़ों से आए थे तो वो जब उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की बरसगीर के ऊपर तो शायद उनको जो सैलाब या आप देखना जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने हैं, 3 महीने में बारिशें होती हैं और हर साल बारिशें होती हैं। और आप थोड़ा सा ये भी देखें कि पाकिस्तान इन 3 महीनों के अंदर बना था, अगस्त में मुआवजे वजूद में आया था, और वो जो नुकसान उन दिनों में हुआ था तारीख जो है वो अपना उसके ऊपर एक अपनी नजर रखती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपको पता है कि हर साल इन 3 महीनों में बारिशें होती हैं और हर साल चीजें चलती हैं, तो आपको कौम को ट्रेन करना चाहिए। आप वेस्ट में आ जाएं, यूरोप में आ जाएं, हर बंदा जो है उसको तैरना आता है, हर बंदा जो है वो इस तरह की कोई मुसीबत हो तो उसमें वो मदद करने के लिए भी तैयार होता है। मतलब उसके अंदर जो नेशनलिज्म है, ये कह लें कि या वो जो इंसानियत है वो जिंदा है। हमारे यहाँ क्या है, पूरे में आपको, मेरे पास जो कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो ये सैलाब चल रहा है इसमें तकरीबन 800 से 900 लोग मर चुके हैं। तो मैं गलत नहीं कहता, ठीक कहता कि जो माली नुकसान है वो तो कभी ना कभी कवर आपका हो जाएगा, लेकिन जो जानी नुकसान है वो कभी भी कवर नहीं कर सकते आप। बलूचिस्तान का 30 साल का डेटा देखें तो उसके मुताबिक तकरीबन ये जो बारिशें हुई हैं 370% ज्यादा बारिशें हुई हैं। सिंध में 400% ज्यादा बारिशें हुई हैं। पंजाब और आप जो भी पंजाब जो वो सारे का सारा डूबा, राजनपुर, DG खान, ये सारी, वहां में कुछ दोस्त है बात भी रहते हैं, वो डेली बातचीत होती है। यकीन करें वो रो रहे हैं लोग, कहा ये जा रहा है, जो मतलब के वो आई विटनेस हैं कि देहात जो है वो पानी के अंदर बह रहे हैं। मतलब एक तो चलो होता है कि पानी आ गया थोड़ा नुकसान पहुंचाया, तो वो देहात को भी साथ बहा के लेके जा रहा है। अच्छा, उसके बाद जनाब आप दूसरी बातें देखें, डैम जो बड़ी बल्कि इसके ऊपर डिस्कशन होती है कि हमें पानी के जखीरा करने के जो पॉइंट्स हैं वो हमें वो बनाने चाहिए डैम्स की फॉर्म में। आपके डैम्स टूट रहे हैं, ठीक है। सिंध के अंदर 231 लोग मरे हैं अभी तक जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं। बलूचिस्तान में तकरीबन 225 लोग, KPK में 166। अब ये वो KPK है जहां से रियासत मदीना ने जन्म लिया था, तो उस प्रोविंस के अंदर भी आपका ये हाल है। पंजाब में भी आपकी रियासत मदीना की गवर्नमेंट है, वहां पे भी 151 लोग जो है वो मौत की अब उसमें चले गए हैं। उसके गिलगित बल्तिस्तान में दावेदार क्या रियासत मदीना के दावेदार हमारे सियासतदान हैं सर। रियासत मदीना से तो आप
आप कल जलसा कर रहे थे हरिपुर के अंदर, क्या ही अच्छा होता। केपी के में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो ये जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहां जाते, लोगों से मिलते, तो मुझे पता चलता कि वाकई इनके अंदर जो वो लीडर वाली खूबियां हैं। लेकिन लोग मर रहे हैं, आपको शफाफ और साफ इलेक्शन चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि चारों सूबों में सैलाब आ गया है, तब वोटर जो है चारों सूबों में सैलाब की वजह से नहा धुल गए हैं, इसके बाद जो इलेक्शन होगा वो वाकई साफ शफाफ होगा। आप प्रायोरिटी चेक करें हमारे लीडरान की, ठीक है, और जहां कहीं हम लोग गए हुए हैं, कुछ 4 पैसे मांग रहे हैं लोगों से, उसके ऊपर भी जो है वो तंज दिया जा रहा है। तो मुझे ये बताएं, आप इन लोगों से ये तवक्को कर सकते हैं कि क्या ये कभी को हमारे बारे में या आवाम के बारे में कोई खैर खाही की बात करेंगे? अच्छा, अब आ जाएं जो थोड़े से टेस्ट और जो डैम्स के हवाले से हैं। बलूचिस्तान में 21 डैम टूट गए हैं आपके। इसी तरह 129 पुल जो हैं, मतलब कि जो शहरों को मिलाते थे, वो पुल टूट गए हैं। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से राब्ता टूट गया, बलूचिस्तान का सिंध से राब्ता टूट गया। अभी आप कोयटा की बात कर रहे थे, कराची से राब्ता टूट गया। तो देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी की वो बैकबोन होती है। तो जब इस सैलाब की वजह से हम आगे ही लेस डेवलप है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और जो हमारे पास है वो ऑलरेडी ये सैलाब की वजह से तबाह हो गया, दोबारा से काम शुरू करेंगे, आप दोबारा से चीजें बनाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको पता है, जब हर साल हमारा ये नुकसान होता है, तो ये सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो टेबल के ऊपर बैठ के बात क्यों नहीं करते कि भाई ठीक है, सियासत अपनी जगह पे। आप इन पिछले 2 हफ्तों में देखें, जब से ये सैलाब आया है, सियासत हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे नॉन प्रोडक्टिव इश्यूज हैं, यही इश्यूज हैं पाकिस्तान के। बाकी ये सैलाब, ये तबाही, ये इशू को है ही नहीं है। आप ओवरऑल ईमानदार से देखिएगा कि मीडिया के ऊपर कितनी कवरेज दी गई है इसको। हमें ये लगता है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वो बड़ा इशू है। हमें शहबाज गिल साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी, यही 2 इशूज हैं मुल्क के अंदर, उसके अलावा तीसरा इशू है ही नहीं है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि हम जो है ना, हम मातम करने वाले लोग हैं। जब थोड़ी सी इस तरह की चीजें होती हैं, रोते पीटते हैं, शाम पड़ के ठीक है हो गया, सुबह फिर कोई नई चीज होगी, फिर उसके ऊपर हम शुरू करेंगे। तो हम, मेरे ख्याल में, मैं अक्सर ये कहता हूं पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी कौम जो हम तरक्की करना ही नहीं चाहते, वो किसी भी फॉर्म में हो। मुझे बताएं कितने लोग जो हैं या कितने लीडर जो हैं उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम आधे महीने की सैलरी जो है वो सैलाब लोगों को देते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हम वक्फ करते हैं। कितने लोगों ने कहा आपसे? हाँ, आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो उन्होंने लंदन का दौरा मनसूख कर दिया है। अब देखें वो कितने क्या करते हैं वो। तो ये जो आपका बैकबोन है सर, जब तक आपने भी एक बात की कि वो कौम जो छतरी नहीं लेती बारिश में, मैं समझता हूं कि वो कौम जो अपने बारे में ये सोचती नहीं है कि हमने तरक्की करनी है, वो कहां से तरक्की करेगी? छतरी तो तब लेगा जब छतरी के बारे में सोचेंगे वो। तो सही हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है। बड़ी अहम बात आपने की है, लेकिन जो मुल्क खुद तरक्की ना करना चाहे, जो कौम खुद तरक्की ना करना चाहे, अब उसके लिए क्या करें? यानी इतना अरसा गुजर गया, ना पानी का ज़ख़ीरा तैयार करने की कोई संजीदगी, ना कोई पानी के निकासी के निज़ाम को ठीक करने की कोई ज़रूरत महसूस हुई। और बड़ी अहम बात जो डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ने आगाज़ में की थी वो ये थी कि आधे मुल्क को तो खुश्क साली मार रही थी। तो जो खुश्क साली मार रही थी आधे मुल्क को, वहाँ पर किस तरह ये पानी पहुँचाया जाता, वहाँ के मसाइल भी हल हो जाते। लेकिन अफसोस की बात ये कि हमारा निज़ाम गोरों ने तैयार किया था और उसके बाद किसी ने एक लकीर भी नहीं खींची। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गोरों की विज़न आज से 150-200 साल या शायद उससे भी पहले ये थी कि आबादगारी के ज़रिए मुख्तलिफ़ शहर आबाद किए, जहाँ नहरी निज़ाम का पानी नहीं था वहाँ तक नहरी निज़ाम का पानी पहुँचाया। आपसे मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आखिर वजह क्या है कि वी आर नॉट सीरियस अबाउट दिस? की वजह ये है, ये आप 14 अगस्त को नेशनल एंथम हमारा अपेयर हुआ था, इन्होंने कहा जी हमने उसको रिवाइव किया, मतलब दोबारा से कास्ट किया। उसमें एक उन्होंने पॉइंट दिया जी हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा कैनल है। हाँ जी वो है, लेकिन मसला ये है आपने उस कैनल सिस्टम को कितना यूटिलाइज किया और मुल्क को आपने फायदा पहुंचाया। बड़ी कॉमन सी बात है कि जब सर्दी आती है तो लोग जनाब वो गर्म कपड़े जो है उसका बंदोबस्त करना शुरू कर देते हैं। गर्मी का मौसम होता है तो जनाब लोग गर्मी वाले पतले कपड़े जो है वो लेना शुरू करते हैं या तो उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। आपकी 300 बिलियन
मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, 300 बिलियन यूएस डॉलर की वाटर इकोनॉमी है पाकिस्तान के पास। तो 6 अरब के बदले हम पूरा मुल्क जो है वो लिख लेते हैं, 4 अरब के बदले हम मुल्क के असास से जो है वो दूसरे मुल्क को लिख के देने के लिए तैयार हैं। चाहे सौदा भी हम कहें जी, हमने उनको पार्टनर रखा, असास से बेचे हमने जी। तो आपके पास 300 बिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है, वाटर इकोनॉमी, आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो कहाँ है आपके प्लानर्स, वो कहाँ है प्लानिंग कमीशन, वो कहाँ है प्लानिंग मिनिस्ट्री जो हर एक जो आपका नेचुरल सोर्स है उसके बारे में प्लानिंग करती है? अब कितनी दफा साल में आप जनाब झीलें साफ करते हैं, कितनी दफा आप साल में ये चेक करते हैं कि हमारा जो डैम है उसके अंदर जो सैंड लेवल है वो बढ़ गया, उसकी हम सफाई करें? कितना डेटा है आपके पास? लेकिन वही बात जैसे अभी पहले हमारी बात हो रही थी कि हम शायद वो तमाशा करने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है, वो डेली कोई ना कोई तमाशा जो है वो नमूदार होता है, फिर दूसरे दिन नया तमाशा होता है, पिछला तमाशा हम भूल जाते हैं, फिर उस पर एक और तमाशा आता है, वो पिछले तमाशे बुला देता है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे पता नहीं पूरी प्लानिंग के साथ जो है कौम को या कौम खुद भी वो डेली किसी ना किसी इशू के अंदर बिजी रहती है ताकि जो पिछला इशू है उसको बुलाया जा सके। अब देखें जरी मुल्क हैं, आप बड़े फख्र से हम कहते हैं जब एक जरी मुल्क हैं। अब जैसे हम 80 to 90% आपका मुल्क जो पानी जितनी फसलें 90% फसलें जो हैं वो सिंध में तबाह हो गई हैं। अब वो जो तबाह हुई उसकी रिकवरी कहाँ से होगी? डेफिनेट आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आप जब इंपोर्ट करेंगे मुझे बताएं, आप बस डॉलर पहले बड़ी उसकी क्या कहते हैं कमी है, आप इंपोर्ट करेंगे आपके रुपए के ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा। अब जब रुपए नहीं, लेकिन एक बादामियाना सवाल है आपसे, माजरत एक मासूमाना सवाल है आपसे। वो मासूमाना सवाल ये है कि अगले साल के जीडीपी फिगर्स आएंगे और आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर जीडीपी की कंट्रीब्यूशन के अंदर ना डिक्लाइन आएगा, और जो अगर कोई डिक्लाइन दिखाया भी जाएगा तो वो अनसब्सटेंशियल होगा, या वो इतना ये झोलझाल मुझे आज तक समझ में नहीं आई। 2 सैलाब आ गए 1.5 दिहाई में जी। मेरी बात सुने, वो ये हर बंदे को पता है ये मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। और आप जीडीपी दो तरह के जीडीपी है ना आपके, एक नॉमिनल एक आपका रियल जीडीपी है। अब रियल में जब आएंगे तो ये आपको सब्सटेंशियल डिक्लाइन नजर आएगा, लेकिन जब नॉमिनल में आएंगे, मैं वही बात आपसे करने लगा था कि जब आपके रुपए को प्रेशर होगा, जाहिर सी बात जो चीज आप इंपोर्ट करेंगे, गंदम इंपोर्ट करेंगे, चावल इंपोर्ट करेंगे, दालें इंपोर्ट करेंगे, आप वो जो खुर्दी तेल है वो इंपोर्ट करें, वो आपको पहले से महंगा मिलेगा। जब वो महंगा मिलेगा तो जाहिर सी बात है मुल्क के अंदर वो इन्फ्लेशनरी जो वेव है वो चलेगी। आप नॉमिनल जीडीपी वो फिगर में दिखाएंगे, उस वक्त तक जो दाल आज फर्ज करो 100 में मिल रही है, वो उस वक्त हो सकता है आपको 175 में मिले। तो इस वजह से नॉमिनल जीडीपी के अंदर डिक्लाइन जो बिल्कुल आपको नजर नहीं आएगा, वो डिक्लाइन आपको रियल जीडीपी के अंदर नजर आएगा। और हमेशा जब बात होती है उसमें इकोनॉमिक सर्वे में वो नॉमिनल फिगर्स की बात होती है। तो लोग जो है वो और मुझे बताएं कि अब तक पाकिस्तान के अंदर कितना जो इकोनॉमिक सर्वे के जो फिगर्स हैं उससे रियलिटी आपको नजर आई है? क्योंकि हमेशा होता है इकोनॉमिक सर्वे कुछ और कह रहा होता है, उसके अंदर जो फिगर्स होते हैं, और ग्राउंड रियलिटी आपको कुछ और कह रही होती है। इसलिए तो इतना गैप है ना। अच्छा, नहीं, लेकिन यहां पर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, इसके माने ये है कि जीडीपी कंट्रीब्यूट, देखें जो रियलिटी के बारे में आप हमें बताएं। रियलिटी ये होगी कि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कम होगी, हमारी फसलें बहुत सारी तबाह हुई हैं, इसका मतलब ये है कि बोथ बाय वॉल्यूम एंड वैल्यू ये डिक्लाइन आएगी। इसकी वजह से जितना जीडीपी ग्रोथ हमें देखना है वो हमारा जीडीपी लॉस की सूरत में सामने आएगा। अब जो बात आप कर रहे हैं उससे मुझे तो महसूस हो रहा है कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा फसलों को, 3-4 महीने तक ये चीज़ रहेगी। बहुत सारे एरियाज़ जो कि रेन फेड हैं, वाटर फेड बाय रिवर्स हैं, वो इम्पेक्ट हो सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होंगी। एट द एंड ऑफ द डे पर कैपिटा जीडीपी भी इम्पैक्ट होगी, आपके मुल्क के अंदर पॉवर्टी भी ज़्यादा होगी, आपने जो बात बताई उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगी। तो ये तो बड़ा डिजास्टर्स आउटकम हो सकता है, लेकिन ये हम रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं देखते, रियलिटी में रिफ्लेक्ट होते हुए देखते हैं, लेकिन नंबर्स में नहीं। रिफ्लेक्ट होते हुए आप इसलिए नहीं देखते क्योंकि आप ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखें ना जीडीपी के अंदर इसका जरी सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वो कम है आपका, क्योंकि अब जो कंट्रीब्यूशन है आपके जीडीपी के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन तो सबसे सेक्टर का है। तो इसलिए अगर जीडीपी का जो पोर्शन थोड़ा कम भी हो जाएगा तो मेरे ख्याल में वो सबसे सेक्टर जो है वो उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। तो इस वजह से आपको वहां ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप, जैसे मैंने कहा, आप जब रियल साइड में आएंगे, सेक्टर वाइज आएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई कितना बड़ा डेंट पड़ा है इस इस्लाह की वजह से। गैर संजीदगी आप चेक करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ, आप हर साल जो है इतना नुकसान बर्दाश्त करते हैं और आप एक ही दफा जो है वो पैसा लगा के ये सारी चीजें मजबूत क्यों नहीं बनाते?
हर साल के नुकसान से बेहतर है कि एक दफा खर्चा करके आप अपनी इकोनॉमी का जो आपका वो पैरामीटर है या जो आपका बेसिक लेवल है उसको आप मजबूत करें, उसमें सिस्टम बनाएं। अब जो आपके डैम्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करें, आपकी जो झीलें हैं या आपकी जो नहरें हैं उसकी सफाई करें, हर साल सफाई होनी चाहिए। आपको जो पता है कि ये 3 महीने और ये 11 लाख साल की हिस्ट्री है बड़े सगीर की, कि ये सावन का महीना वो आता है और सावन जो है वो इसी में है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आप मुझे बताएं कि इन सालों में कुछ और हुआ है कि सिवाय सैलाब की तबाही के? तो ये जो हिस्टोरियन हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको पता होना चाहिए। आप बजाय कि ये वो टेबल पे बैठे, अच्छा यार ये पानी नेस्ले का है, ये पानी फलाने का, चीजों का बाहर निकले थोड़ा फाइलों की तरफ तवज्जो दें और पढ़ें बैठ के कि आया कि हमारा विजन क्या है, इससे कितना नुकसान है, ये सब नुकसान को हम कवर कैसे कर सकते हैं। तो फिर सब चीजें शुरू होंगी, फिर ये छाता भी लेंगे, फिर ये सोचेंगे कि यार सैलाब के दिनों में जो जिंदगी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे बंदे की हेल्प भी करनी है। अभी तो सर नफसा नफसी का आलम है, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। आप ये देखें जो अपोजिशन है उनके बयान देख लें आप, और जो मतलब उसी अपोजिशन की नजर में जो सो कॉल्ड इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं उनके बयान देख लें, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा कि हर बंदा, एक को साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए, एक को जो है उस इलेक्शन तक ड्यूरेशन चाहिए, दूसरा बंदा जो है उसको इमरान खान की गिरफ्तारी चाहिए, शहबाज गिल की गिरफ्तारी चाहिए, और वो कहते हैं जी पंजाब में अगर कोई आया तो हम हुकूमत को बंद कर देंगे। आप ये नजर नहीं आपको ये सारा तमाशा लगा हुआ है, इनको क्या फिक्र होनी है मुल्क की? ये बड़ी अहम बात आपने की है। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता आपके सामने ये भी रखता हूँ कि मैं कराची तक खैबर अगर सफ़र करूँ, और आपने भी किया होगा क्योंकि आप भी जैसे हमेशा कहते हैं कि देही इलाकों के अंदर रहते भी रहे हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिलेबिटेट हो चुका है, और फ्लडिंग आज से नहीं बल्कि 1.5-2 महीने पहले से ही थोड़ी बहुत फ्लडिंग और पानी जो था वो शहरी इलाकों में खड़ा होना शुरू हो गया था। तो कोई अलार्म बेल रिंग नहीं की, अर्बन फ्लडिंग का कह देते टीवी पे आके, लेकिन ये अर्बन फ्लडिंग जो है इसके हल के लिए भी कोई काम नहीं करते। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जनाब अल्फाज का इंतखाब कर लिया जाता है और कह दिया जाता है कि जनाब शहरी इलाकों में सैलाब आ गया, पानी खड़ा हो गया, लेकिन ये मामला कोई आज से तो नहीं हो रहा, हाईलाइट अभी हुआ होगा। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, जो मैंने नोट किया वो ये है कि देही सिंध के अंदर तो तकरीबन जुलाई से ही हम देख रहे हैं कि बारिशें ज़्यादा होने की वजह से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका था। आई एम श्योर द सेम विल बी द स्टेटस इन ऑल द प्लेसेस जिनको आपने मेंशन किया है। ये आज तो या एक हफ्ते के अंदर तो नहीं हुआ, ये तो पूरा सिलसिला चल रहा है जो आप बता रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम का आप बता रहे थे कि वो पहले कर लेते, लेकिन ये तो 1.5 हफ्ते या 1.5 महीने पहले हुई भी चीज़ों को नहीं मैनेज कर पा रहे। बताइए। वो सर वही बात है ना, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि प्रायोरिटी की बात है ना। आइए हम थोड़ा सा दुनिया के साथ पाकिस्तान का तकाबली जायजा जो है वो कर लेते हैं या कंपैरिजन कर लेते हैं। अमेरिका में क्या होता है कि जो रहायशी ब्लॉक होता है ना, उसमें भी लाजम है कि वो पानी का जखीरा करे। आप आइए चाइना के अंदर हाई राइज बिल्डिंग है उनकी, ठीक है जी, उन्होंने बिल्डिंग के नीचे पूरे का पूरा वाटर सिस्टम जो है वो नस्ब किया हुआ है, ठीक है। हमारा चाइना दोस्त भी है, वो हर मुश्किल वक्त में चाइना हमारी मदद भी करता है, हमारे लिए वो फॉरेन पॉलिसी सारी चीज़ें वो जितनी फेवर उससे होती है वो करता है। क्या हम जब जाते हैं तो कम से कम जायज़ कि हमारे मिनिस्टर जो है वो दीवारें छीन के ऊपर जाकर तस्वीरें बना के वो ट्विटर के ऊपर उनको वायरल करें। उससे बेहतर ये है कि भाई ये जाके उनसे पूछें कि आप इतनी हाईराइज बिल्डिंग जो हैं इसके नीचे जो पानी का सिस्टम कैसे आपने तख्लीक किया, उसमें थोड़ी सी हमारी भी हेल्प कर दें, ठीक है। उसके बाद आप जनाब अभी आपको पता है कि रूस और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, और ये भी आपको पता है कि यूरोप की जो 70 to 80% जो वो गैस है वो रशिया से जा रही है। लेकिन अब चूंकि जर्मन को लग रहा है कि जंग थोड़ा लंबी होगी तो मे भी हमें सर्दियों के अंदर ब्लैकआउट करना पड़े, तो उन्होंने अभी से ही जो है वो सिस्टम बनाना शुरू कर दिया ताकि अगर सर्दियों ब्लैकआउट हो, और उसमें वो कलेक्टिव हीटिंग सिस्टम जो वो भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि अगर लोगों को कहीं एक जगह इकट्ठा करना पड़े तो कम से कम जो बेसिक नेसेसिटी है उस मौसम के लिहाज से वो उनको प्रोवाइड। बरतानिया, फ्रांस, इटली वो कुछ इस किस्म की तैयारियां करने जा रहे हैं। तो देखें ना, लोग कौमें जो हैं वो इस तरह से सोचती हैं और उसके ऊपर अमल दरामद भी करती हैं। हमारा मसला ये कि हम क्या करते हैं जब इस तरह के को हालात हो जाए, हम वो क्या है हमारा इदारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी कुछ इस तरह से हम उसकी तरफ देखते हैं, वो आगे आर्मी की तरफ देखती है, बस यहाँ तक आगे हमारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और
इसमें फिर एक और चीज देखें कि यही जो हाउसिंग सोसाइटी, जो बेजा हाउसिंग सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर बन रही है, आप शहरों से बाहर निकलें, आपको पता नहीं मोहम्मद शहबाज हाउसिंग सोसाइटी, अली नासर हाउसिंग सोसाइटी, कितनी आपको हाउसिंग सोसाइटी मिलती हैं। तो आप एक कानून पास क्यों नहीं करते कि इन हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर ये लाजम कर दें कि इनका पानी का ज़ख़ीरा अपना होना चाहिए, इनके डैम्स अपने होने चाहिए, उन डैमों से ये खुद बिजली पैदा करें। तो इससे ही गवर्नमेंट के 3 प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। पानी की मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हल हो जाता है, गवर्नमेंट जो बिजली के बहरान के अंदर बैठी हुई है ये मसला किसी हद तक हल हो जाता है, ठीक है जी। और जाहिर सी बात है ये सलाब वगैरह जब आएंगे तो इससे भी गवर्नमेंट की जान छूट जाएगी। लेकिन मसला ये है कि वो लॉ बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में रहेगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो सारी आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में पता नहीं क्या कहना चाहिए कि ये कौम पूरी जो है अकल या प्लानिंग से आ रही है, क्या कहें, उसमें जारी बात हुकूमत भी शामिल है। अल्लाह करे इनको अकल आ जाए और मैं भी उस दिन तक जिंदा रहूं, आप भी जिंदा रहें, ताकि फिर हम फख्र से प्रोग्राम करें कि पाकिस्तान की कौम और हुकूमत उन्होंने प्लानिंग और अकल से काम लिया है और हम इसके ऊपर फख्र करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त जो है वो महदूद है। मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही आपके पैगामात का भी इंतज़ार करेंगे। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।